देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ वही हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअली हम इसको पूरा स्पेसिफाई करके कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर्टीज सब कुछ वही चलेंगी जो एसएचएम की है, कुछ नया नहीं करने वाले हम लोग। बट है क्या उसका एक बार और डिस्कशन। टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि एसएचएम होगा कि नहीं होगा कोई सिस्टम, तो वो सारी चीजें अभी इसमें आएंगी। बट हमने जब एसएचएम स्टार्ट किए तो हमने जो एग्जांपल लिए वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लेके ही किए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नया बहुत नहीं होने वाला है, बट फिर भी काफी कुछ चीजें नहीं आएंगी, है ना। तो सबसे पहले अब हम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को देखते हैं। इसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहले हम देखें हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। ठीक है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हम यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, इस पे एक ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग कांस्टेंट इज k एंड L नॉट इज देयर नेचुरल लेंथ। ये एक स्मूथ सरफेस है, दिस इज एनी स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के L नॉट है और m इज देयर मास। तो आगे से ध्यान रखना जहां पर भी L नॉट आएगा मतलब इट इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग के लिए हम यूज करेंगे कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, L नॉट के इक्वल स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। तो आगे मैं L नॉट जहां पर भी लिखूंगा स्प्रिंग के साथ में, आप उसको क्या समझोगे कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अभी यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहा है, देखो जरा स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम अभी कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है इस पे, mg और नॉर्मल mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना। सो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैसे लगेगा रे भाई, स्मूथ सरफेस है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा है स्प्रिंग स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्या, लगेगा ना स्प्रिंग फोर्स। अभी अभी ये दो ही फोर्स हैं mg और नॉर्मल, तो नेट फोर्स कितना होगा, सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, यहाँ पे नेट फोर्स हो गया mg वेक्टर प्लस नॉर्मल वेक्टर, दोनों का सम कितना हो गया 0। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर की, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, इट इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर इसको ऑसिलेट कराना है आपको ब्लॉक को तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये ब्लॉक को यहाँ पे ऑसिलेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन आ गई यहाँ पे, है ना। अब अगर इसको ऑसिलेट कराना है क्या करना पड़ेगा बताओ जरा थोड़ा, इसको यहां से इधर बाहर पुल करके छोड़ोगे ना, यस और नो, अरे भाई यहां से इसको बाहर पुल करोगे और छोड़ दोगे, या फिर इसको यहां से अंदर दबाओगे, अंदर पुश करोगे और छोड़ दोगे। ठीक है, इसको या तो बाहर खींचोगे और छोड़ोगे या अंदर दबाओगे और छोड़ दोगे। क्या होने लगेगा इससे, इसमें ऑसिलेशन होने लगेगा। ठीक है, अब ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, आते हैं तो देखते हुए ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं। इसको यहां तक आपने पुल किया और फिर छोड़ दिया है, ये मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका x। अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है इस पे देखो, mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, और एक ये हो गया यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है भाई अगर हम इसको यहाँ से पुल करके छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट होगा। चलो होगा कि नहीं वो भी आप अब फोर्स की इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, ये जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन आ रही है यहाँ पर, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये चेक करते हैं। नाउ नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन यहाँ पे,
तो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रीट कर लो। जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, किसके बराबर नेट फोर्स है, mg और नॉर्मल ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया भाई, नॉर्मल और mg तो कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो पार्टिकल पे अब नेट फोर्स अगर देखोगे mg वेक्टर प्लस नॉर्मल वेक्टर प्लस स्प्रिंग फोर्स वेक्टर बचा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए आपके, कितना बच रहा है अभी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर बच रहा है एंड इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स एस। सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज माइनस के एक्स वेक्टर, या फिर वेक्टर साइन अगर अपन हटा दें तो सिंपल माइनस के एक्स आ गया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और फोर्स नेगेटिव है। यही आंसर अगर आप कंप्रेस करते तब भी यही आंसर आता, पुल करके छोड़े तब भी यही आ रहा है, कंप्रेस करके छोड़ते तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता, फोर्स इधर हो जाता, ये कंडीशन नहीं बदलती। एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट आप बोल सकते हो। तो अगर इस टाइप का नेट फोर्स लगे पार्टिकल में तो ये किसकी कंडीशन आ गई, एसएचएम की कंडीशन आ गई। मतलब पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, और किस तरह से ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अब हमारा काम और आसान हो गया, इसको इक्वेट कर दो, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इनटू एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सब हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम में पढ़े हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी आ गई एसएचएम की यहाँ पे, इट इज अंडर रूट के बाई एम, या फिर इसको आप 2 पाई बाई टी लिख सकते हो या फिर 2 पाई एफ लिख सकते हो। ये निकल गया तो बाकी सब निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपने कैलकुलेट कर लिए, ये एक मेथड हो गई, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेथड, ये एक मेथड है जिसमें आपने टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। क्या कोई और दूसरी मेथड भी हो सकती है जिससे आप ये टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो? ये एक मेथड हो गई टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। क्या क्या चेक किए कि ये ऑसिलेशन, क्या क्या चेक किया हमने कि ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं। तो एसएचएम किससे जस्टिफाई हो रहा है, इससे जस्टिफाई हो रहा है। फिर आपने जो कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन से इक्वेट कर दो, इस तरह से कंपेयर कर लो, देख लो ये आ गया भाई यहाँ पे। बात समझ गए बेटा, कोई डाउट इस पे? हेलो, समझ गए कि नहीं, कि कोई डाउट है? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, कुछ डाउट है? हेलो, समझ गया सर। हाँ, ये तो एक बात होगी, ये आपने फोर्स मेथड से टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। क्या कोई और मेथड हो सकती है जिससे हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई और मेथड भी है क्या हमारे पास में जिससे हम ये टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें? टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं? टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, हेलो, यस सर, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये मीन पोजीशन तो ये आ गई, यहाँ से आपने डिस्प्लेस किया, तो ये एक मेथड है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, मैं दूसरी मेथड भी बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ले लिया? हेलो, ले लिया क्या? यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। अब एक और मेथड है, ये तो दिस इज देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। अब एनर्जी मेथड से भी निकाल लेते हैं अपन। नाउ बाय एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड, ठीक है। देखो मीन पोजीशन निकालना जरूरी होता पहले, मीन पोजीशन से फिर इसको डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करने पे यहां से इधर आएगा तो यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, v इज देयर वेलोसिटी। तो जो टोटल एनर्जी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी E इज कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी में दोनों एनर्जी आ गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम,
हो गया कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ गए? ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखे? क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हम लिखते हैं, ठीक है ना। मीन पोजीशन पे आप कांस्टेंट वैल्यू होती तो उसको यहाँ पे हटा सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हाफ एम बाहर रहेगा और इसका डेरिवेटिव 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी, फिर हाफ ऑफ के बाहर इसका डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देखो v स्क्वायर का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2v आएगा, लेकिन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए एक बार और t के साथ में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो चेन रूल हमने पढ़े हैं वही किए हैं, ठीक है ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं इस स्टेप में ज्यादा वो नहीं है, आप सीधा सीधा याद रखो, जैसे dy बाई dx ऑफ z स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीधा सीधा कि 2z एंड dz अपॉन dx। और अगर मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ सिर्फ x स्क्वायर रहता तो इसका आंसर सिर्फ 2x आ जाता। तो ये ध्यान रखना है ना, ये d अपॉन डी एक्स ऑफ z स्क्वायर है तो 2z dz अपॉन dx लिखा जाएगा, और अगर सिर्फ d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लो तो सिर्फ 2x आएगा। तो इसलिए मैंने ये सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। तो अब इसमें एक फैक्टर देखो, 1/2 फैक्टर कट गए आपके, और अब यहाँ पे आ गया m, ये 2 फैक्टर भी कट जाएगा, m इंटू v, और dv अपॉन dt बन गया ऐसे इक्वेशन, प्लस kx dx अपॉन dt, फिर से वेलोसिटी बन गया इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी वाला टर्म हो गया कैंसिल। तो एक्सीलरेशन विल बी गिवन बाय माइनस kx अपॉन m। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई यहाँ पे? एसएचएम की इक्वेशन आ गई। ओके, तो आप एनर्जी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख दूं dy बाई dx ऑफ, अगर z स्क्वायर है तो इट इज 2z dz अपॉन dx लिखा जाएगा, इसलिए हमने ये यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सीधा सीधा यूज करके इसको लिख दिया है, ठीक है। तो एनर्जी मेथड से भी टाइम पीरियड का कैलकुलेशन होता है। कैसे निकालते हैं अपन? मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो, मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, ठीक है। मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो, डिस्प्लेस्ड पोजीशन में आप कैलकुलेशन करो। समझ गया बेटा? हेलो, डिस्प्लेस्ड पोजीशन में कैलकुलेशन करो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन जाएगी। अगर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो किसकी कंडीशन बन गई? आपकी एसएचएम की कंडीशन बन गई, ठीक है। समझ गए ये कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, हाँ स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब ये देखो, यहाँ पे ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली। ये जो फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में? इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में क्या कि सिस्टम के पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है ये। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं क्या बीच में? स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं क्या? इस स्प्रिंग कांस्टेंट कैन बी चेंज? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर आप हमको चाहिए अभी। देखो, जो फ्रीक्वेंसी है या फिर 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ अंडर रूट के बाई एन, ये जो टर्म आ रहा है आपका फ्रीक्वेंसी का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड? कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड? बताओ जल्दी से। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरा फैक्टर कौन सा है? मास, ब्लॉक का मास। एक बार आपने जो ब्लॉक यहाँ पे अटैच कर दिया,
अब बीच में उसका मास तो चेंज नहीं होगा कि भाई टुकड़े टूट के गिर गए इसके, ऐसा नहीं है। एक बार आपने जो स्प्रिंग लगा दिया वो चेंज नहीं हो रही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते बीच में से, हम मास में से बीच में से चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किस पे डिपेंड करेगी, या ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिस्टम की है? कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? सिस्टम। सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है ये। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पे डिपेंड कर रही है और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड को यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा? एम्पलीट्यूड कैसे कंट्रोल होगा, कौन कंट्रोल करेगा, कितना एम्पलीट्यूड रखेंगे? सो व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड, मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन? एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। एम्पलीट्यूड को कैसे देखोगे, बात समझ गए? एम्पलीट्यूड को कैसे देखोगे? हेलो, एम्पलीट्यूड कौन कंट्रोल करेगा? एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें स्प्रिंग लॉक सिस्टम में, ठीक है, तो ये सपोज यहाँ कहीं पे मीन पोजीशन है और ये इन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, इधर भी प्लस है और इधर पे भी प्लस है, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसके हाथ में? हु विल कंट्रोल द एम्पलीट्यूड यहाँ पे, या एम्पलीट्यूड कितना लेना है ये किसके हाथ में आएगा? एम्पलीट्यूड कितना लेना है ये किसके हाथ में? सिस्टम के हाथ में कि हमारे हाथ में? हमारे। हाँ, ये हमारे हाथ में। भाई आप इसको यहाँ से कितना खींच के छोड़ रहे हो, आप यहाँ से जितना खींच के छोड़ोगे वही उसका एम्पलीट्यूड बनेगा। सो एम्पलीट्यूड इज हियर कंट्रोल्ड बाय द ऑब्जर्वर बोल सकते हो, या पर्सन हु पुल द ब्लॉक, ठीक है। तो सिस्टम का कोई काम नहीं है यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए, सिस्टम का काम सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। बात समझ गए कि नहीं? अगर ऑसिलेट हो रहा है, छोटा एम्पलीट्यूड हो बड़ा एम्पलीट्यूड हो, इससे क्या लेना देना यहाँ पे पे कि एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही नहीं। तो एम्पलीट्यूड कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे? जो फोर्स अप्लाई करके छोड़ रहा है। सो एम्पलीट्यूड is controlled by person who displaced the block, who displaced this amplitude, controlled or decided by person who displaced the block, person who displaced the block। क्या फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से रिलेटेड है? यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड विथ ईच अदर, yes or no? Is frequency or amplitude are related with each other? No, नो सर। नो। frequency इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट है। भाई कौन फोर्स लगा रहा है, कितना खींच के उसको छोड़ रहा है, ठीक है ना। आप फ्रीक्वेंसी तभी बदलेगी, एम्पलीट्यूड मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ले जाके छोड़ा तो एम्पलीट्यूड 10 रहेगा, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। मैंने इसको 5 तक ले जाके छोड़ा तो एम्पलीट्यूड 5 रहेगा, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। तुम में से किसी ने इसको 2 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी इसी सिस्टम के लिए। तो एम्पलीट्यूड फोर्स लगा के या कितना डिस्प्लेस करके कौन इसको छोड़ रहा है उस बात पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे। समझ गया बेटा? फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर दिस सिस्टम, इसी सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बीच में से। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे Yes. समझ गए कि नहीं? ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए।
वर्टिकल में क्या होगा वो देखते हैं अपन। ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए होगा, वर्टिकल में क्या होगा वो देखते हैं अपन, चेक करते हैं वर्टिकल। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? यस सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं। Now this is page number 4. देखो इसमें ना पेज नंबर 4। अब वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए, वर्टिकल ऑसिलेशन में ये ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम में स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्या अभी ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा? ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे है क्या? हाँ सर। है? अरे भाई mg लग रहा है, mg कुछ करेगा कि नहीं करेगा? स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहेगी क्या? नो सर। mg लग रहा है, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे हो सकती क्या? नहीं हो सकती। ऑलरेडी स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा और ये इसकी नेचुरल लेंथ है यहाँ पे स्प्रिंग की, और इतना एक्सटेंशन आ गया है, तो इसके कारण यहाँ पे पहले से इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। और अभी स्प्रिंग फोर्स F नॉट और इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, तो F नॉट इज इक्वल टू mg एंड इट इज kx नॉट इज इक्वल टू mg। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा यहाँ पे, तो kx नॉट की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है? mg के बराबर है, या फिर x नॉट की वैल्यू यहाँ पे mg ऑन k है। सिस्टम अभी बेटा यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, ये अभी यहाँ पे रेस्ट पे, तो यही क्या हो गई इसकी, दिस इज देयर मीन पोजीशन। ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। ये यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, सिस्टम रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। अब यहाँ से इसको अगर ऑसिलेट करवाना है तो क्या करोगे? नेचुरल लेंथ पे नहीं है स्प्रिंग, ऑलरेडी एक्सटेंशन आ गया वेट के कारण, अभी ये रेस्ट पे है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। अब यहाँ से इसको ऑसिलेट करवाना है, क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अगर नीचे खींचना पड़ेगा। हाँ, नीचे खींचना पड़ेगा। हाँ, या तो नीचे खींचना पड़ेगा या फिर ऊपर दबाना पड़ेगा, या तो ऊपर पुश कर दो या और नीचे खींच दो, ठीक है, तब ऑसिलेट होगा। ऐसे तो नहीं होगा खुद ब खुद यहाँ पे, या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स दे दो इस पे, ऐसा, ठीक है। ये जैसे हमने मान लो डस्टर है मेरे पास, ये ऐसा लटका हुआ, यहाँ से ऐसा ऐसा ऊपर धक्का मारो या नीचे ऐसा धक्का मारो, या फिर एक काम कर सकते हो कि यहाँ से इसको और नीचे खींचो, छोड़ दो, क्या होने लगेगा? फिर इसमें ऑसिलेशन होने लगेगा, ठीक है ना, तब इसमें ऑसिलेशन होगा। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये SHM है कि नहीं। वर्टिकल में SHM हो रहा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल तो चेक कर लिया हमने, वर्टिकल में चेक कर लेते हैं कि ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं, और हो रहा तो ये SHM है या नहीं। ऑसिलेशन तो होगा, है ना। अब ये SHM है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो यहां से आपने इसको और नीचे पुल किया, ठीक है, ये यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ है, तो यहां तक ऑलरेडी x नॉट है और यहां से ये इतना x नॉट है, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस x नॉट हो गया टोटल। बात समझ गए? ऑलरेडी x नॉट था यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से और खींचे आपने, तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से और आप नीचे खींच रहे हो, दिस इज द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन ये वाली। यहाँ से x नॉट क्या है? क्या बेटा? x नॉट mg की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना? पहले से ये वाला जो है ना, हाँ सर। हाँ, ये पहले से mg के कारण हुआ और ये रेस्ट पे है।
अब अगर इसको ऑसिलेट कराना है तो आप इसको और नीचे पुल करोगे या ऊपर ऐसा पुश करके छोड़ोगे, तब ऑसिलेशन होगा इसमें। तो हमने ये मीन पोजीशन से और नीचे यहाँ पे खींचा, थोड़ा एक्स और पुल किया। तो अब यहाँ पे चेक करो कि नेट फोर्स कैसा लग रहा है। तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया ऊपर, और मीन पोजीशन से आप राइट नीचे की तरफ इसको पुल कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये, तो नीचे के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो। ध्यान देखो जो डायरेक्शन है, क्योंकि भाई हम वेक्टर क्वांटिटी भले एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो साइन का भी इंपॉर्टेंट रोल चलेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो नेट फोर्स के कैलकुलेशन करते टाइम भी ये ध्यान रखना। तो अब मैं नेट फोर्स का कैलकुलेशन करूं, सो देयरफॉर नेट फोर्स एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? नेट फोर्स विल बी गिवन बाय mg माइनस स्प्रिंग फोर्स। वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो mg प्लस स्प्रिंग फोर्स लिखोगे, और स्केलर फॉर्म पे अगर लिख रहे हो तो फिर इनका मैग्नीट्यूड लेना, नीचे के डायरेक्शन को प्लस ले लेना, एंड प्लस ऑफ माइनस kx। जो ये वाला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसलिए माइनस का साइन, और इट इज x प्लस x नॉट हो जाएगा। ये बात समझ गए? x प्लस x नॉट क्यों लिखे हमने यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पे? x प्लस x नॉट क्यों लिखे, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, ध्यान देना, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड kx होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज kx, और डायरेक्शन के साथ में लिखते तो फिर माइनस kx लिखते, तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन के साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर हटा के, अगर आप यहाँ पे वेक्टर भी हटाए हो क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे, तो प्लस माइनस के साइन तो आएंगे। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्लस kx, फिर डायरेक्शन आप लिखोगे फिर ऐसा। तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले हम, तो इट इज mg माइनस kx नॉट। लेकिन एक चीज देखो, kx नॉट mg के बराबर है, तो ये टर्म आपका कट गया। सो व्हाट इज नेट फोर्स हियर? इट इज माइनस kx आ गया। कौन सा ऑसिलेशन हो गया ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ऑसिलेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी SHM बन रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फिर से वही आ गई, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू kx, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस k by mx या माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, सो नाउ द टाइम पीरियड या ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी किसके इक्वल आ रही है? ओमेगा इज आल्सो इक्वल्स टू हियर रूट ऑफ k by n, या फिर 2 pi by t, या फिर 2 pi है। ठीक है, ये आ रही है यहाँ पे। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, कोई डाउट इस पे? नो सर। 2 पाई है फिर सर और एक बार बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, देख अभी ये तो मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्यों 0? क्योंकि mg और f नॉट ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, इसलिए ये मीन पोजीशन है यहाँ पे। ये वाली यहाँ पे मीन पोजीशन, अगर हम लाइन ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, लाइन कहीं से भी ले सकते हो मीन पोजीशन की, हमने यहाँ से लिए जहां तक ये स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो ये नेट फोर्स 0 इसलिए क्योंकि mg वेक्टर प्लस f नॉट वेक्टर का सम 0 है, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे 0। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे डिस्प्लेस करो या ऊपर डिस्प्लेस करो, और फिर से देखो कि नेट फोर्स कैसा लगता है। तो नीचे डिस्प्लेस करने पे हमने ये देखा कि इस पे नेट फोर्स किसके इक्वल आ गया? माइनस kx के इक्वल आ गया है। मतलब क्या चीज जस्टिफाई हो रही है यहाँ पे कि ये जो ऑसिलेशन होगा ये किस टाइप का ऑसिलेशन है? SHM है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज अगेन SHM। ये भी SHM बन गया। फिर इक्वेट कर दो, नेट फोर्स निकाल लिए, मास इनटू एक्सीलरेशन से इक्वेट कर दो, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx, और फिर ये निकल गया कैलकुलेशन। समझ गया बेटा? हाँ कोई डाउट इस पे? कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है इस पे? नो सर। तो ये तो आपने फोर्स मेथड से देख लिए। अब यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड कौन कंट्रोल करेगा? फ्रीक्वेंसी में तो हमारा कंट्रोल नहीं, फ्रीक्वेंसी वही आ गई। हॉरिजॉन्टल में भी वही केस था। एफ नॉट क्या है? एफ नॉट बेटा यहाँ पर का स्प्रिंग फोर्स है ना, यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था ये एफ नॉट है।
दिस इज के एक्स नॉट, ये एक्स नॉट नेचुरल लेंथ से कितना स्प्रिंग डिस्प्लेस हुई है ना, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, बोल के जवाब दिया कर रहे हैं। यस सर। ओके, तो चाहे वर्टिकल ऑसिलेशन हो या हॉरिजॉन्टल हो, बात तो एक ही आई यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी उतनी आई, टाइम पीरियड उतना ही आया, ये फोर्स मेथड से निकाले। अब अगर हम इसको पलट के ऐसा रख दें, मतलब ब्लॉक को ऊपर रख दें, इसको नीचे रख दें, तब भी यही आंसर आएगा क्या, कुछ और फर्क पड़ेगा? बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी में तो यही आएगा कि नहीं आएगा? फ्रीक्वेंसी यही आएगी, बस ये है कि ब्लॉक अब ये नीचे रहेगा, ये बेस इसका और ऊपर से ऑसिलेट करेगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस चीजें पलट जाएंगी, है ना? बाकी सब कुछ ऐसे ही है। एम्पलीट्यूड कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पे? एम्पलीट्यूड पर्सन जो इसको खींच के छोड़ रहा है, जितना यहाँ से जो इसको नीचे खींच के छोड़ेगा वही इसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ से आप जितना इसको नीचे पुल करके छोड़ोगे या जितना यहाँ से ऊपर करके छोड़ोगे, यहाँ से मान लो आपने 1 सेंटीमीटर नीचे पुल करके छोड़ा, 1 सेंटीमीटर ऐसे वो एम्पलीट्यूड है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना? तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे पर्सन कंट्रोल करता है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी किससे आपस में रिलेटेड नहीं है यहाँ पर भी, फिर से, है ना? तो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो स्प्रिंग लॉक सिस्टम, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है? ओके, अगले पेज पे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर्वर ले लिया। पेज नंबर 5 पे आपको अब एक केस और ऐसा ले रहे हैं हम इसमें, स्पेशल केस। इसको एनर्जी मेथड से भी प्रूव कर सकते थे ना, एनर्जी मेथड से भी कर सकते थे। एनर्जी मेथड से भी प्रूव कर सकते थे, इस पे अब हम देख रहे हैं एक स्पेशल केस। इस पे ये इसकी नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ब्लॉक एंड। अगर अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, अभी कौन कौन से फोर्स लग रहा है इस पे? अभी कौन कौन से? हाँ बेटा, mg नॉर्मल, mg नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स लगेगा अभी क्या? पता नहीं सर। पता नहीं क्या है अभी, सीधे सीधे बताओ ना। अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो इसके पहले जो किए थे हमने, अगर मैं ये वाला जो सपोर्ट है इसका, इसको धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे इनफाइनाइट स्लो नीचे लाऊं, नीचे कहां तक आएगा ये, कहां पे आके ये ब्लॉक रुक जाएगा, फिर फाइनली फिर उस सपोर्ट के कांटेक्ट कहां पे लूज करेगा? अगर हम इस सपोर्ट को बहुत धीरे 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 नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो ये कहां पे नीचे रुकेगा? यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूं मैं, इफ सपोर्ट is pulled down very slowly, so when normal becomes zero. If support is pulled down very slowly when normal becomes zero, कब नॉर्मल जीरो हो जाएगा? अगर हम इस सपोर्ट को यहां से बहुत धीरे धीरे नीचे लाते हैं, तो ये नॉर्मल कहां पे जीरो आ जाएगा? मतलब सपोर्ट भी लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी पोजीशन हम देखेंगे। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की यहां तक, दिस इज L0,
यहां से ये आ गया इसमें एक्स नॉट। अब अगर हम देखें इसमें कि भाई एम जी नीचे लग रहा है, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स ऊपर, ये अभी नॉर्मल रिएक्शन है, तो स्प्रिंग फोर्स प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया एम जी। हम बोल रहे हैं नॉर्मल को जीरो कर दें, तो के एक्स नॉट प्लस जीरो इज इक्वल टू एम जी। मतलब अगर एक्स नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एम जी बाई के आ गई, देन नॉर्मल की अब जरूरत नहीं है। अब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि अब ऑलरेडी स्प्रिंग फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पे आके ऊपर आएगा। अब ये सपोर्ट को तुम हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पे। अभी भी ये इक्विलिब्रियम, अभी भी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पर से ऑसिलेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ से ऑसिलेट करवाना, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऊपर धकेलोगे स्प्रिंग को, बट ये नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे ऊपर धकेलोगे, वेट के कारण नीचे आएगी। और अगर मान लो ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के कारण इसमें ऑसिलेशन करेगा ये, ठीक है, एमजी के कारण। स्प्रिंग का रोल भी है और कोलिजन का भी रोल आ रहा है, तो हम अभी उतने कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जा रहे हैं। तो अगर सपोर्ट को आपने नीचे किया, यहाँ पे आके रुक गया, स्टिल यहाँ पर भी इस पे नेट फोर्स जीरो है ना। अगेन यहाँ पर भी इस पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स किसके कारण जीरो हुआ है, यहाँ पे एमजी और स्प्रिंग फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। अब ये सपोर्ट हट गया, अब आपको ऑसिलेट करवाना है, तो क्या करोगे, यहां से इसको नीचे खींचोगे फिर छोड़ोगे तो ऑसिलेशन होगा। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, मतलब इसके पहले जो हमने स्टडी किए थे वो यहां से स्टडी किए थे, यहां से नहीं किए थे। कि जब आप ब्लॉक को अटैच करते हो उसके बाद क्या होता है, तो जब आपने ब्लॉक को अटैच किया तो एक कंडीशन ये बनती है कि सपोर्ट जो है उसको धीरे धीरे नीचे लाके हटा दो, ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आपको फर्दर ऑसिलेट करवाना पड़ेगा, एक और केस बनता है, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो हमने इसके बाद ऑलरेडी स्टडी कर ली है, एक और केस बनेगा, है ना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गया बेटा? सर हाँ सर एक और बार बताना, राइट हैंड साइड और। ये देख यहाँ पे ये सपोर्ट लगा हुआ नीचे, अगर हम इस सपोर्ट को, क्या लिख रहा हूं मैंने, इफ दिस सपोर्ट इज पुल डाउन वेरी स्लोली, अगर हम इस सपोर्ट को बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं क्या होगा, अगर हम इस सपोर्ट को बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आते जाते कब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, भाई एक कंडीशन तो आएगी ना जहाँ पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। हेलो, जैसे जैसे आप इसको नीचे लाओगे स्प्रिंग फोर्स लगना चालू हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो जैसे ही स्प्रिंग फोर्स और एमजी बैलेंस हुए तुरंत नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद तुम सपोर्ट हटा भी दोगे तो भी ये यहीं पे लटका रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ऑसिलेशन कराना है तो यहां से नीचे पुल करके आप ऑसिलेशन कराओगे तो ऑसिलेट होगा, जो हमने इसके पहले कर लिए, पढ़ लिए ये, है ना। हमने अभी इसके पहले जो डिस्कशन किए वो यहां से किए थे, ये एक कंडीशन हमने बीच पहले की वो नहीं डिस्कस किए थे कि भाई जब आप स्प्रिंग को आपने छत से लटका दिया फिर ब्लॉक को लटकाया तो क्या होगा उसके बाद, तो क्या होगा उसके बाद, या तो वो झटके से नीचे आएगा ब्लॉक, या फिर आप उसको धीरे 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 लाके छोड़ दो और फिर आप उसका ऑसिलेशन देखो। बात समझ गए? हाँ, तो अभी वो जो दूसरा केस है कि आपने स्प्रिंग को छत से लटकाया, जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट था, धीरे धीरे हटाए, ये कंडीशन बनी। अब अगर ये सपोर्ट को अचानक हटा दो, यहाँ से झटके से हटा दो या अचानक हटा दो, क्या होगा, झटके से नीचे आएगा, फिर ऑसिलेट करेगा, उससे ऑसिलेशन होने लगेंगे उसमें, यस सर। उससे ऑसिलेशन होने लगेगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, तो वो जो दूसरा वाला केस है वो डिस्कस कर रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ले लिया क्या? यस सर। पेज नंबर 5,
इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड सडनली, ठीक है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड सडनली, अगर हमने इसको सडनली हटा दिया सपोर्ट को, देखो अभी यहां पर भी ये ब्लॉक ना रेस्ट पे ही है यहाँ पे, तो ये झटके से नीचे आएगा। इंपल्सिव फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे, कौन सा फोर्स इंपल्सिव फोर्स बना रहा है, ये झटके से नीचे mg हाँ, mg इज द इंपल्सिव फोर्स है, mg के कारण ये नीचे आ रहा है झटके से। कहां तक नीचे जाएगा, फिर वापस लौटेगा, कहीं तक तो जाएगा ना, एक्टिव पोजीशन तक। एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे पहुंच के अगर इसकी स्पीड अब 0 होगी तो वापस लौटेगा, नहीं हुई तो और नीचे जाएगा ना, अब यहाँ से ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर भी स्पीड 0 इसकी, या वेलोसिटी आप बोल सकते हो, और यहाँ पर भी इसकी स्पीड 0 है। मतलब ये जो ब्लॉक है ये इन दो पोजीशन के बीच में अब ये ऑसिलेट करेगा, और यहां से यहां तक ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से इतना, और ये बीच में कहीं पे मीन पोजीशन आएगी, यहाँ कहीं पे, ये यहाँ कहीं पे इसकी मीन पोजीशन है, और ये इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ, ऊपर भी ए एम्पलीट्यूड और यहाँ पर नीचे भी ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, देन वी हैव टू फाइंड दिस एम्पलीट्यूड। समझ गए ना, यहाँ बीच में कहीं पे मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, झटके से नीचे आ गया है, लेकिन नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है। स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होने के कारण ये इसको ऊपर खींचेगा, ऊपर खींच के यहाँ लाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर आएगा स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, नेट फोर्स भले 0 हो गया लेकिन स्पीड मैक्सिमम होने के कारण यहाँ रुकेगा नहीं और ऊपर चलेगा ये, ठीक है। यस समझ सर। गए, हाँ। तो अब इसमें हमें भी कुछ नहीं करना पड़ा एम्पलीट्यूड के लिए, एम्पलीट्यूड खुद किसने बना दिया, mg ने खुद ही एम्पलीट्यूड यहाँ पे डेवलप कर दिया, इंपल्सिव फोर्स ने यहाँ पे एम्पलीट्यूड डेवलप कर दिया, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा भाई, ठीक है। तो अब हमें ये एम्पलीट्यूड निकाल लेना कितना आएगा, तो उसके लिए ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे या तो ऊपर या नीचे v की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और मीन पोजीशन में सिंस एट मीन पोजीशन नेट फोर्स 0 होता है, तो नेट फोर्स से 0 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे mg लग रहा नीचे, किसके बराबर जाएगा, kx0 के बराबर। मैं यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है इसको x0 लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये दिस इज x0, ठीक है, यही एम्पलीट्यूड भी है, तो x0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg अपॉन k के बराबर आ गई, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड ये है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, यही एम्पलीट्यूड भी होगा, और ये यही क्या रहेगा, यहाँ पे मीन पोजीशन भी यहीं पे आएगी। मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 मतलब mg, और स्प्रिंग फोर्स को आपने इक्वेट कर दिया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन किसके बराबर आ गया, a will be x0 and it is mg upon k. Now what about this x maximum, here x maximum is 2 times of amplitude, या it is 2 mg by k, ये एक तरीका हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज अंडर रूट के बाई एम, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, क्योंकि यही ब्लॉक ऑसिलेट होगा, बाकी केस वही हो गया, डिस्कशन वही हो गया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आप फिर से प्रूव भी करोगे तब भी यही कंडीशन आएगी कि भाई यहां से आप इसको x डिस्टेंस पे नीचे पुल करके फिर फोर्स की इक्वेशन लिखोगे, फिर यहीं पे पहुंच जाओगे। तो बेसिकली इसमें मुझे ये बताना था कि एम्पलीट्यूड कैसे बन रहा है यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड बनाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, mg ने खुद यहाँ पे एम्पलीट्यूड डेवलप कर दिया, ठीक है। एक सर तरीका तो यहाँ पर हम पर डिपेंड नहीं करेगा ना, वो सिस्टम पे खुद पे डिपेंड करेगा क्या चीज, एम्पलीट्यूड सर। हाँ, ये हम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिस्टम पे खुद पे कर रहा है, मतलब वेट पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड यहाँ पे।
देखना ये जो एम्पलीट्यूड आ गया mg अपॉन के, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं किया, ये तो उसका वेट कितना और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कितना उस पर डिपेंड कर गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं किया था, यहाँ से बस अचानक सपोर्ट बस हटा दिया, बाकी खुद ही सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और खुद से ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो एम्पलीट्यूड को कंट्रोल हम भी करते हैं, कभी सिस्टम भी करता, तो इसमें सिस्टम ने खुद कंट्रोल कर लिया एम्पलीट्यूड, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? यहाँ पे देख के बताओ जरा, इस फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड विथ ईच अदर? Is frequency and amplitude are related with each other? Yes. यस सर। कैसे रिलेटेड है? हाँ, आप इस इक्वेशन से जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर k बाई एम आपको चाहिए, k बाई एम मतलब ये हो जाएगा g अपॉन a, तो इस केस में ये हो जाएगा अंडर रूट g बाई k, नहीं g बाई a बराबर है। इस केस के लिए होगा कि नहीं होगा? अरे यहां से देखो, ये यहां से, ठीक है। हेलो, नहीं समझे सर। नहीं समझे ये वाली इक्वेशन? ठीक है, चलो। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रिलेट कर सकते हो कि नहीं वो देखो बस यहाँ पे। अब ये जो मीन पोजीशन होती है ना, मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है ये वाली पोजीशन पे? क्या स्प्रिंग, यहाँ स्पीड जीरो है बट स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन mg, तभी तो ये ऊपर जाएगा उठ के। अगर मान लो ये ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, तो रुक जाएगा यहीं पे, है ना। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, और अगर mg ज्यादा है fs से तो और नीचे जाएगा, फिर तो ये यहाँ भी नहीं रुकेगा। तो मोमेंट्री यहाँ पे रुका, यहाँ पर भी रेस्ट पे था, यहाँ पर भी रेस्ट में था, इसलिए दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगा। और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे पहुंच के स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर, और ऊपर पहुंच के कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा? स्प्रिंग फोर्स भी नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, इसलिए सिस्टम नीचे आएगा। अरे भाई ये नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ पे आ गए तो अब mg नीचे की तरफ लग रहा है, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो यहाँ के ऊपर mg ज्यादा है, fs कम है, इसके नीचे mg कम है, fs ज्यादा है। ठीक है, और इस तरह से ऑसिलेशन होगा। समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, अब ये fs, ये x मैक्सिमम कितना, एक तो ये तरीका हो गया x मैक्सिमम निकालने का, आपने एम्पलीट्यूड से बता दिया। कोई और दूसरा तरीका सजेस्ट करो, क्या आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हो? मैंने सीधे बता दिया कि भाई यहाँ पे fs ज्यादा, तो आप बैलेंस तो कर ही नहीं सकते, कोई और तरीका बताओ। तो जब ये यहाँ पे झटके से नीचे आ रहा है ना, तो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही? देख, यहाँ भी स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पर भी स्पीड जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज आया। तो यहां से यहां तक कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे आया कम हुई, नीचे आने पे कौन सी एनर्जी बढ़ी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस मतलब mg इंटू एक्स मैक्सिमम, नीचे आ रहे हैं, माइनस साइन लेते हैं, रेफरेंस लाइन अगर अपन यहीं पे ले लें तो लॉस लिख दिया, इसलिए माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो इस पे एक एक्स से एक एक्स वाला फैक्टर कट जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2mg अपॉन k के इक्वल आ गई। तो आपने ये कैलकुलेशन बेटा यहाँ से भी कर दिया है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने यहाँ से भी कर लिया, उतना ही आया कैलकुलेशन। एक्स मैक्सिमम ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2mg अपॉन k के इक्वल आ गई। तो आप चाहे एम्पलीट्यूड से देख लो चाहे इधर से देख लो, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो
सर वो लास्ट वाला एक बार फ्रीक्वेंसी की रिलेशन डिराइव करना दोबारा। यस सर, एक बार मतलब ये वाला सिस्टम दे। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। देख, इसको डिराइव करने की अब जरूरत नहीं है। मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। देख बता देता हूँ फटाफट, पेज नंबर 6 पे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी यही क्यों आएगी। तो ये मीन पोजीशन आपने निकाल ली है। चलो मैं फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है। अब यहां से अब आपको डिस्प्लेस करना है। तो मान लो यहां से, अभी मैं ये एम्पलीट्यूड हटा देता हूँ और हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता। तो बेटा यहां से मान लो ये डिस्प्लेसमेंट x है, ऑलरेडी x नॉट था, और mg इक्वल्स टू k x नॉट है एक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से x और नीचे गए तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते हैं उस डायरेक्शन को क्या ले लेना, पॉजिटिव ले लेना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्पीड 0 हो, ठीक है। और उसका अपोजिट डायरेक्शन पे जो फोर्स उसको नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, Fs माइनस के। ये किसके बराबर हो गया, x नॉट प्लस x के बराबर हो गया। तो इट इज mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, ये टर्म हो गया कैंसिल, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट। हर समझ गया अभी कि नहीं? हेलो हर्ष, समझ गया? समझा बेटा? यस सर। हाँ, अब नेट फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इनटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम, खत्म। ठीक है, ठीक है ना? यस ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? यस सर। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, मतलब ऑलरेडी यहां से इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। समझ गया क्यों? ये सिस्टम यहाँ पे पूरा रेस्ट पे है। दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, बराबर है। तो ये x नॉट किसके बराबर आएगा? तो यहाँ पे आप इक्वेट कर दोगे, नीचे हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ऊपर की तरफ आ गया f नॉट। सो f नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। It is kx naught is equals to capital M plus small m into g. So x naught is equals to capital M plus small m into g divided by k. ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि नहीं? सिस्टम रेस्ट पे अभी है यहाँ पे। समझ गए बेटा? हेलो, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? ये गिवन है, ये सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है यहाँ पे तो आप ऐसा लिख सकते हो। मोशन पे होता है तो फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो फिर फोर्स को कब इक्वेट करते, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती। जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती मतलब वहां फोर्स की वैल्यू 0 होती, तब आप इक्वेट कर पाते। बीच में हम इक्वेट नहीं कर पाते डायरेक्टली, ठीक है। हमने इसलिए डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। सिस्टम अभी आपका रेस्ट पे है। ये ऑसिलेट कब करेगा बताओ जरा, कब ऑसिलेशन हो सकता है? या तो हम कैपिटल एम को हटा दें यहां से, या स्मॉल m को अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं, यहां से हटा दूं, क्या होगा?
या स्मॉल m यहां से गिर जाए, क्या होगा इससे बताओ जरा। अगर ये वाला जो स्मॉल m यहां से गिर गया नीचे, या आपने उठा लिए, क्या होगा? हाँ, ऑसिलेशन चालू हो जाएगा इसमें कि नहीं होगा? चालू हो जाएगा। यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड खुद सिस्टम ने बना दिया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, इफ स्मॉल m इज removed or fall down, then find amplitude and frequency of oscillation। ये आपको निकालना है। तो अब ये जो सिस्टम है आपका, देखो यहां तक तो नेचुरल लेंथ है, ये कैपिटल M है यहाँ पे। तो ऑसिलेशन किन दो पॉइंट के बीच में होगा? इन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ये जरूरी नहीं कि अपर लिमिट ये हो, ये यहाँ पे एक चीज ये पता चल गई कि अब ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही बचा है। तो वेट तो कम हो गया, लेकिन सडनली स्प्रिंग फोर्स कम नहीं हुआ यहाँ पे। दिस स्प्रिंग फोर्स, अभी ये वाली जो पोजीशन थी, यहां से अगर ये x नॉट है, तो दिस स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन कैपिटल mg। इसके कारण अभी ये यहाँ पे रेस्ट पे था, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। तो अब ये ऊपर उठेगा यहाँ पर से। फिर एक पोजीशन आएगी मीन पोजीशन, कहीं पे होगी मीन पोजीशन, एनीवेयर। तो यहाँ कहीं पे इस पे मीन पोजीशन आएगी, सपोज दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन जहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ये सपोज x। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg, मतलब kx इज इक्वल्स टू कैपिटल mg। तो x इज इक्वल्स टू कैपिटल mg अपॉन k। ये यहां कहीं पे मीन पोजीशन आएगी। तो यहां से स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होने के कारण ऊपर उठेगा, स्पीड ज्यादा मैक्सिमम आएगी, इसलिए रुकेगा नहीं और ऊपर तक जाएगा, और फिर ऑसिलेशन चालू होगा इसमें। तो एम्पलीट्यूड कितना बन गया, मीन पोजीशन से इतना नीचे ये एम्पलीट्यूड हो गया, और इतना ही ऊपर ये एम्पलीट्यूड आएगा। तो मे बी ये x से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, x से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं। ये निकालना पड़ेगा भाई ये एम्पलीट्यूड अब कितना है। तो बाकी क्योंकि ये कैपिटल M ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी गिवन बाय अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M। और एम्पलीट्यूड किसके बराबर आएगा, एम्पलीट्यूड इतने में से आप x नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दो, x नॉट माइनस x, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड। x नॉट की वैल्यू आपके पास ये है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाय k, एंड x की वैल्यू है कैपिटल mg अपॉन k। कैपिटल M वाला टर्म कट गया, तो एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल mg अपॉन k। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, और फ्रीक्वेंसी ये आ गई। तो एम्पलीट्यूड किसके कारण बन गया, जिस ब्लॉक को हटाए थे उसके कारण एम्पलीट्यूड बन गया। फ्रीक्वेंसी जो कनेक्टेड है उससे फ्रीक्वेंसी बनी रही यहाँ पे। समझ गए, ये स्टेप समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है तो बोलो, अब इस पे एक्सप्लेन करूंगा मैं। हेलो, समझ गए या डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए, डाउट है बेटा? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अब यहाँ पे एक नोट पे ये सभी हमने डिस्कस की है। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम। तो सिस्टम आपका, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर आपका ऐसा है,
मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, सरफेस इज स्मूथ, या फिर इस तरह का है जहां पे स्प्रिंग इस तरह से लगी हुई है, या फिर इस तरह से है, या फिर इंक्लाइंड प्लेन है, या फिर ये इस तरह से लगा हुआ है, या फिर ये ऐसा है, इट इज नॉन विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड नहीं, इट इज नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड। या फिर लिफ्ट के अंदर है, ये लिफ्ट ऊपर एसिलेट हो या नीचे एसिलेट हो, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर ये स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम हो। कोई भी केस हो, फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट k/m, टाइम पीरियड 2π/t या 2πf। ये कोई भी केस होंगे, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही रहेगा। ये वाले केस में भी यही, इसमें 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 भी यही। कोई भी केस हो, फ्रीक्वेंसी के यही फार्मूले रहेंगे। आगे से ध्यान रखिए। प्रूव कर सकते हो, लेकिन अभी हम बार बार उसको प्रूव नहीं करेंगे। आप हर स्टेप को प्रूव करके देख सकते हो इस पे, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हर किसी को प्रूव करके देख सकते हो।